अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। फलों का बादशाह आम जहां पाकिस्तानियों का मौसम गर्मा मिठास से भर देता है, वही पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को भी किसी हद तक सहारा देता है। मगर गुज़श्ता चंद सालों से ये सहारा भी डगमगाना शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल आम की पैदावार में 50% तक कमी देखने में आई। पाकिस्तान में सालाना 1.8 मिलियन मैट्रिक टन आम पैदा किया जाता है, जिसका 96% से जायद मकामी सतह पर ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि सिर्फ 4% एक्सपोर्ट किया जाता है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने 1.5 लाख मैट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किया, जिससे तकरीबन 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया गया। मौसमियाती तब्दीलियां, शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, किसानों का जदीद फार्मिंग से लाइल्म होना, बेमौसमी बारिशें, मुख्तलिफ हशरात का हमला और मुख्तलिफ बीमारियां, इसके अलावा हुकूमत का गैर संजीदा रवैया, ये सब अवामिल मिलकर आम की पैदावार को मुतासर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आम बादशाह की बादशाहत को लाहक खतरात पर रोशनी डाली जाएगी और इन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। मौसम गर्मा यूं तो इतना खुशगवार नहीं होता, मगर इसमें आम की दस्तयाबी इसे खुशगवार बना देती है। पाकिस्तान में चौसा, सिंधड़ी, लंगड़ा, दुसहरी और अनवर रटोल आमों की मशहूर इकसाम हैं, मगर जो शोहरत और मार्केट शेयर चौसा आम को मिला वो किसी और के हिस्से में ना आ सका। इन इकसाम के अलावा आमों की चंद इलाकाई इकसाम भी हैं, जिनमें सरौली, नीलम, फजरी, अलमास, मालदा, गुलाब खान, लाल बादशाह, तोतापुरी वगैरह शामिल हैं। अच्छी इकसाम होने के बावजूद ये मार्केट में अपनी जगह ना बना सके। पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी का आम इंतहाई मुनासिब कीमत में पाकिस्तान भर में आम शहरियों को बआसानी दस्तयाब होता है। सीजन की बात करें तो पाकिस्तान में मई के महीने से आम आना शुरू हो जाता है, जो अगस्त सितंबर तक चलता रहता है। पाकिस्तान में 90% से जायद किसान रवायती तरीके से आम की बागबानी करते हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ 40 पौधे फी एकड़ काश्त किए जाते हैं। इसके बरअक्स दुनिया के अक्सर ममालिक में हाई डेंसिटी यानी HD फार्मिंग की जाती है, जिसमें फी एकड़ पौधों की तादाद 160 होती है। इस हिसाब से पैदावार भी 2 गुना से जायद आती है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में 10% से भी कम किसान HD फार्मिंग कर रहे हैं। हाई डेंसिटी बागबानी का तरीका दुनिया भर में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाई डेंसिटी मैंगो फार्म जहांगीर तरीन का है, जहां से वर्ल्ड क्लास आम पैदा किए जाते हैं, जिनका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरीकाकार के तहत कम जगह से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। इसके अलावा मैनेजमेंट, खाद, पानी और ज़री अद्वियात की भी बचत होती है। पाकिस्तान में किसान रवायती तरीके पर बागबानी क्यों कर रहे हैं और किसानों के मसाइल क्या हैं, ये जानने के लिए हम चंद किसानों के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि आप जो रवायती तरीके पे काश्तकारी करते हैं, आप हाई डेंसिटी फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो बड़े हैं ना, वो जैसे पहले से शुरू से लगाते आ रहे हैं, हमें किसी ने इनवाइट ही नहीं किया इधर आके कि आप ऐसा करें या वैसा ऐसे लगाएं या ये फार्मिंग करें, ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं जाता। क्या मसले मसाइल हैं? प्राइस नहीं पूरी मिलती, किसान मेहनत नहीं करता? किसान मेहनत तो करता है भैया, अगर वो इधर पेटी लगा के बेचता है मार्केट में, उधर 50 से लेकर 100 रुपये तक फरोख्त होता है। आगे जो होते हैं ना मिडिल क्लास वाले, वो बेचने वाले, वो ज़्यादा प्राइस कमाते हैं, 200-250 रुपये होता है। हुकूमत की तरफ से कोई यानी कि कीमत का तयन नहीं है किसानों को कोई। तो हल क्या है इसका? क्या हल है इसका? हल ये है कि हुकूमत जो है वो इसका कीमत करे, कीमत के ऊपर गौर करे और कीमत तयन करे कि इतने का ये मार्केट में बिके और आगे ये इतने का सेल हो। आपको किन मसाइल का सामना है? ये हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, ये ज़राअत वाले या कोई गवर्नमेंट वाले हमें बताते नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम तो इधर ज़राअत वाले के साथ दवाई खरीदने जाते हैं, वो 1000 वाली 2000 में देते हैं। वो इधर जब हम स्प्रे करते हैं उसमें बीमारी का कंट्रोल नहीं होता है, हमारा फल ज़ाया हो जाता है। हम कैसे उसको ज़्यादा काश्त करें? जी, ये थे लाहौर डिवीजन के चंद किसान जिनके मसाइल आपने सुने। आइए आपको पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में लिए चलते हैं, जहां देखते हैं कि किसानों के क्या मसाइल हैं।
बरसातों की वजह से इस साल हमारे आमों में कीड़ा लग गया और कीड़े की वजह से जो है ना फसल बिल्कुल कम हुई। हमने बहुत सारे कोशिशें किए, ज़रूरी दवाएं लगाई, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हुकूमत सही इंसानों के लिए नहीं करती है तो आमों के लिए क्या करेगी? उसने तो कुछ भी नहीं किया है हमारे लिए। इंसानों के घर गिरे पड़े हैं तो ये आमों के लिए कैसे आएंगे? ये आम देख रहे हो ना आप, तो ये कितने मजदूर हैं, इनके काम है, ये सारा सिस्टम है। कोई हुकूमत का उपाय हमारे साथ नहीं। यही मुतालबा करेंगे तो हमारे साथ हुकूमत तावन करे। वो खाद के पैसे वगैरह उन लोगों ने बोले थे वो देंगे, उसमें भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। किसानों से तावन करें, मशीनरी दें, दवाइयाँ जो इसके लिए स्पेशल हैं वो दें, और डॉक्टर कभी हमारे पास नहीं आता। हम जो देहाती आदमी एजुकेटेड नहीं हैं, हमें इतनी सारी नॉलेज नहीं है, हम अपनी ज़हानत के मुताबिक करते हैं। आमतौर पर आम के बागात को एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है, लेकिन जब हमने किसानों से बात की तो सूरत हाल इसके बरक्स थी। किसानों का कहना है कि अब ये काम मुनाफा बख्श नहीं रहा। हमारे साथ मोहम्मद इशफाक साहब मैंगो फार्मर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है ये काम इस वक्त प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो काम है हमारा, ये आम का दो दरख्त है, ये बाग है, ये 4 एकड़ हमारे पास बाग है, इसमें हमें मुनाफा नहीं हो रहा, इसी लिहाज से हम इस बाग को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, बाग दरख्त काट रहे हैं आप? जी काट रहे हैं। ये तो बड़ा जुल्म है यार। सर ये हमारा जो खर्चा है ये 1 लाख से लेकर 1,25,30,000 होता है फी एकड़ बाग, लेकिन ये हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। क्या क्या खर्चा करते हैं आप? सर इसमें स्प्रे है, खाद है, केमिकल है, जो और भी है काम, मजदूरी है, इसकी जो लंबी ये टहनी है ये भी काटी जाती है, ये मजदूरों का भी बहुत काम है, इसी लिहाज से हमें। अच्छा, आपका 1.25 लाख रुपए खर्चा आता है, तो आप कितना कमाते कितना है? ये सर इसका खर्चा भी पूरा नहीं होता, 1 लाख रुपया भी नहीं कमाया जाता। और ज़मीन का ठेका डाला है आपने 1 लाख? नहीं, ये नहीं डाला, इसका ठेका 1,30,40,000 रुपया, यानी टोटल खर्चा आपका 2.25 लाख आ गया। तो कमाते क्या है? ये 1.5 लाख भी नहीं कमाया जाता एकड़ में, 1 एकड़ में, इसी लिहाज से सर हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, इसका रेट नहीं मिलता या प्रोडक्शन कम है? मसला कहाँ आता है? सर इसका रेट नहीं मिलता, ये जब हम इसे इसकी तड़ाई कर मार्केट में बेचते हैं तो हमसे 50-60 रुपए किलो लेते हैं, और आगे जो दुकान वाले हैं जो मार्केट से लेकर जाते हैं वो 200-250 रुपए किलो बेचते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि 2.25 लाख फी एकड़ अखराजात हैं और 1.25 लाख के करीब जो है वो यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, यानी नुकसान में जा रहा है ये फार्म। और वजह सिर्फ एक ही है कि प्राइस रेगुलेशन नहीं है। यहाँ से 40 रुपये में ख़रीदा जाता है और मार्केट में 2 से 250 किलो में बेचा जाता है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान हुकूमत का एक इदारा है जिसका मकसद आम पैदा करने वाले किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग था और बाकी इस सेक्टर में आने वाले मसाइल का हल तलाश करना था। मैंगो सेक्टर की गुज़श्ता चंद सालों की कारकर्दगी देखकर लगता है कि ये इदारा अपने फ़राइज़े मनसबी भूल चुका है। मैंगो सेक्टर के ऊपर मज़ीद बात करने के लिए आपको मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान लिए चलते हैं। आम की कम होती हुई पैदावार के बारे में हकायक जानने के लिए हमारे साथ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के डायरेक्टर अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। अगर हम देखें तो एवरेज प्रोडक्शन के हिसाब से इस वक्त भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। पहला नंबर ब्राज़ील का है, दूसरा पाकिस्तान का है। हमारी जो टोटल पैदावार है वो देखें कि 1450,000 टन है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 1,20,000 से 40,000 के दरमियान रहती है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट शेयर है वो 5 से 8% बनता है। तो ये जाहिर है बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सप्लाई चेन के मसाइल हैं, स्टोरेज हमारे इधर नहीं है। सर फरमाइएगा, आइंदा चंद सालों में 2-4 साल में जो इंडस्ट्री है हमारी मैंगो की कहाँ तक जाएगी, क्या तरक्की करेगी? मैं देख रहा हूँ कि आइंदा 4-5 साल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब चीज़ें अंदर के लिए भी ठीक हो रही हैं और 4-5 साल में वाफर आम भी मौजूद होगा और उस क्वालिटी का आम मौजूद होगा हमारे पास, जिसको जिस मार्केट में हम चाहें इंशाल्लाह यूरोप या और जो हाई एंड मार्केट्स हैं वहाँ पे हम बेच सकेंगे। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
आज के महंगाई के दौर में भी मार्केट में 200 रुपए किलो में अच्छा आम दस्तयाब होता है, यानी किसान से ये आम 100 रुपए से भी कम कीमत में खरीदा गया होगा। आइए आपको टॉप 5 मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में बताते हैं और देखते हैं कि वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान 21.7 मिलियन टन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आम पैदा करने वाला मुल्क है। इसके बाद चीन का नंबर आता है जो 4.9 मिलियन टन आम पैदा करता है। थाईलैंड 3.4 मिलियन टन के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि इंडोनेशिया 2.6 मिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर है। आम की पैदावार के हिसाब से मैक्सिको 2.3 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान 1.8 मिलियन टन के साथ आम पैदा करने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ $100 मिलियन है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो एक्सपोर्टर मैक्सिको है, जो सालाना 401 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आम मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में आम पैदा तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। कुल पैदावार का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही एक्सपोर्ट हो पाता है, क्योंकि हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। 30 से 40% पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस किए जाते हैं आम की पैदावार में। हम इतना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्यों करते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है मैंगो पोस्ट हार्वेस्टिंग के माहिर मकबूल अहमद से। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। फल की क्वालिटी फल बनने से लेके फल तोड़ने तक फील्ड में डेवलप होती है और उसके बाद इसको पोस्ट हार्वेस्ट में सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है लॉसेस को कम करने से। तो लॉसेस कम करने के लिए चंद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो जितनी हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे मींस उसके हम लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमने इसको हार्वेस्ट करना है जिस खेत में, उसको 15 दिन पहले पानी उसका बंद कर दिया जाता है। कम से कम 1 हफ्ता पहले ज़रूरी तौर पे उसको बंद किया जाता है। उसके बाद फ्रूट को तब तोड़ना चाहिए जब उसके शोल्डर डेवलप हो जाएं, उसका रंग हल्का जर्द होने लगे और उसमें 3 से 4 फ्रूट जो हैं वो पौधे से पक के नीचे गिरें। तो उस वक़्त 80% के करीब जो होता है फ्रूट वो मैच्योर होता है। जब हम फ्रूट मैच्योर को प्रोसेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है और बरकरार रहती है। इसके बाद उसकी सॉर्टिंग का प्रोसेस है, ग्रेडिंग का प्रोसेस है और उसके बाद पैकिंग है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद पैकिंग में 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है जिससे हम लॉसेस भी कम कर सकते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन रख सकते हैं। वो है कि ऊपर से नीचे उसमें पेटी में तमाम आम एक जैसे होने चाहिए और दूसरा जितना उसका साइज़ है उसके हिसाब से उसको पैक किया जाए। जी मकबूल अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इदारों ने किसानों को ट्रेन करना था, कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कर रहे हैं। फल तो आपने बहुत खाए होंगे जनाब, लेकिन मैंगो खाने के अपने ही प्रोटोकॉल्स हैं। गर्म मौसम और मीठे पाकिस्तानी आम, इसके अलावा कच्ची लस्सी, ये सब मिलकर आपको दुनियावी गमों से दूर कर देंगे। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दुनिया में मॉडर्न मैंगो फार्मिंग कैसे होती है और पाकिस्तान में ये फार्मिंग क्यों नहीं हो रही। स्टे विद अस। मुनफरिद जायका, रंगत और खुशबू की वजह से पाकिस्तानी आम दुनिया भर में पसंद किया जाता है, मगर बदकिस्मती से हम अपनी टोटल पैदावार का 4% तक ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मशरक़े वुस्ता, यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक की मंडियों में पाकिस्तानी आम फरोख्त किया जाता है। हमने गुज़श्ता साल इन ममालिक को 1.5 लाख मैट्रिक टन आम एक्सपोर्ट करके तकरीबन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाया। पैदावार के लिहाज से एक्सपोर्ट इंतहाई कम है। एक्सपोर्ट के मसाइल क्या हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है, ये जानने के लिए हम चंद एक्सपोर्टर्स के पास चलते हैं। आम के एक्सपोर्टर्स को किन मसाइल का सामना, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक मैंगो एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या मसाइल फेस कर रहे हैं। देखें, एक तो ये है कि उसमें हमें एक तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों जिसके अंदर हम उनकी टीम्स को ट्रेन करें, फार्मर्स को ट्रेन करें, उनको अवेयर करें कि वो अपना
जो एक पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं जो एक तो उसको कम से कम कर सकें। तो सर हमारे और सरकारी उसके इदारे अलावा ट्रेनिंग्स का क्लेम तो करते हैं कि वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं इस हवाले से। अगर हम इन फील्ड बात करें और प्रैक्टिकल बात करें तो वो ट्रेनिंग हमें कहीं नहीं दिखाई देती, और वो अपनी ज़ाती बुनियादों पे अगर कोई फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर है वो मेहनत करता है तो वो उसका फ़ायदा लेता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे फार्म ग्लोबल गैप सर्टिफाई हो जाए तो हमारी यूरोप में लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उसमें कोशिश करते हैं कि हम अपने फार्मर्स को ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन करवाएं ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, और मैं समझता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आम की एक्सपोर्ट में जी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमें परेशानी होती है वो क्वालिटी जो कि वो डिमांड करते हैं वो हम उन तक पहुंचा नहीं सकते। उसकी मेन जो वजह है वो है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो जो किराए हैं ना, ख़ास तौर पर जो हमारा नेशनल कैरियर है अपना PIA, तो PIA के जो किराए हैं अगर वो PIA किराए अपने हमें कम करके देगा तो फिर दूसरे जितने भी हैं, एमिरेट्स है, टर्किश है, थाई है, कोई भी हमारी एयरलाइन है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है किराए कम कर देगी। गवर्नमेंट के लिए हमारी तरफ से एक सजेशन है कि इंश्योर करवाया जाए कि आपके पास रीफर कंटेनर्स और जो भी सी कंटेनर के में ज़रूरत के कंटेनर होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी मैंगो के सीज़न में इंश्योर हो, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिले, कोई इस तरह की प्लान हो कि मैंगो का सीज़न जब स्टार्ट हो फॉर द एक्सपोर्ट तो इस तरह के कंटेनर्स जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाए ताकि एक्सपोर्टर जो है वो अपना मैक्सिमम मैंगो जो है वो बाई सी एक्सपोर्ट करके जो दूसरे ममालिक बाई सी की तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ हमारा मैंगो की प्राइस जो है और क्वालिटी जो है कंपेटिटिव हो। पाकिस्तान में आम काश्त करने वाले किसानों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जाहिद हुसैन गर्देजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त किसान किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया, आपने एक बहुत आम मसला उठाया है और असल में वजह यह है कि आम हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ा सरमाया है। हुकूमत को चाहिए कि छोटे लेवल पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के वसाइल की अभी कमी है। ब्रेन्स हैं, काश्तकार काम करने के लिए तैयार हैं, हमें वसाइल को ऐसा बनाया जाए और बराह रास्त काश्तकारों को अपने हुकूमती तरजीहात में शामिल रखे। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आम के काश्तकार अपने बाग को मौसमी सख्तियों से कैसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ तहकीकी इदारे में काम करने वाली मिस फातिमा मौजूद हैं। जी मिस फातिमा, बताइएगा किसान मौसमी सख्तियों से किस तरह आम के बागात को बचा सकते हैं? किसान को हम इस तरह से आगाह करते हैं कि हम अपना पौधा इस तरीके से तैयार करें कि वो शदीद मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सके। उसमें उसकी कैनोपी मैनेजमेंट है, उसकी काट छाट, उसकी हाइट इस तरीके इतनी रखनी है, मतलब आप 20 से 25 फुट के दरमियान पौधे की हाइट रखें। उसकी काट छाट इस तरह से करें कि उसके अंदर हवा का गुज़र, सूरज की रोशनी अंदर तक जाए। उसकी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि आप बर वक्त और मुनासिब और मुतवाज़न खुराक उसको मुहैया करें ताकि आप फ्लावरिंग का और फ्रूटिंग का अमल अर्ली कर सकें। इसी तरह हार्वेस्टिंग का टाइम जल्दी कर सकें ताकि मौसमी शिद्दत आने से पहले हम अपने फ्रूट का साइज़ बेहतर करके उससे अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें। कौन कौन सी खादें डालने से पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं? नाइट्रोजन की मिकदार 1.2 किलो होगी बड़े पौधे के लिए, जिसका साइज़ तकरीबन 20 से 25 फुट ऊंचाई हो। फॉस्फोरस 1 kg, इसी तरह पोटाश 1.2 kg होगी, 1.2 किलो। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पौधे को ज़रूरत होती है जिन्हें अज्जाए सगीरा कहते हैं। अज्जाए सगीरा में जिंक है, आयरन है, मैंगनीज़ है, कॉपर है। इनकी कुछ ख़ास मिकदार है जो पौधे को फराहम करनी चाहिए ताकि पौधा अपने तमाम अवामिल जिनमें उसे खाद की ज़रूरत है उनको सही तरीके से अंजाम दे सके। जी मिस फातिमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वतन अजीज आम पैदा करने वाली ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आता है। हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा है मगर एक्सपोर्ट इंतहाई कम है, जिसकी वजह से हमारे किसान को अच्छा रेट नहीं मिलता।
यह हकीकत है कि आम के काश्तकार इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। दीगर फसलों के मुकाबले में आम की फी एकड़ आमदन कम होती जा रही है। फ्रूट फ्लाई और दीगर बहुत से हशरात, इसके अलावा पेचीदा बीमारियां आम के बागात को गुन की तरह खाई जा रही हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन से हशरात और बीमारियां बागात पर हमला करती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ नाज़रीन, किसान को तो सिर्फ आम के ही पैसे मिलते हैं, मगर प्रोसेसर इसकी गुठली से भी अच्छा खासा कारोबार कर रहे होते हैं। आम की गुठली ईंधन के तौर पर बॉयलर और ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसकी गिरी निकालकर खुर्दनी तेल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाकी मांदा मील को जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने तो शायद आम को ताज़ा फल के तौर पर ही खाया होगा, मगर जनाब अली अब तो इसका ड्राई फ्रूट भी बनना शुरू हो चुका है। आम के स्लाइस बनाकर उसको खुश्क कर लिया जाता है और मॉइस्चर 12% तक जब आ जाए तो इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक बढ़ जाती है। दुनिया में तो ये फल कई साल पहले से आ चुका है, मगर अब पाकिस्तान की बड़ी मार्केट से बड़े शहरों में ये फल मिलना शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब आम की बीमारियों के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां किस वक्त आम को ख़राब कर सकती हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह के मौसमियाती तब्दीली हो रही है और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से इस टाइम जो भी जिन बीमारियों का हमला हो सकता है वो यकीनन फलों पर उनका हमला हो सकता है। उनमें ख़ास तौर पे एंथ्रेक्नोज और जिसको मुंह सड़ी भी कहते हैं, और दूसरी बीमारी है बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट। बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट जो थी वो पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे सफ़ेद चौंसा पे उसका हमला हुआ था, क्योंकि पिछले साल भी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। तो इस साल भी मुमकिन है कि उसका हमला हो जाए। और तीसरी जो बीमारी है वो स्टेम एंड रॉट है, जो फलों पे इस वक्त हो सकती है जिसका हमला। और ख़ास तौर पर जो बागात पुराने हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, जिनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, जहाँ काट छाँट नहीं होती है और जहाँ बीमार शाखें हैं, तो वहाँ ये स्टेम एंड रॉट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर जिस तरह बारिशें हो रही हैं, वहाँ एंथ्रेक्नोज और बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट जो है वो ज़्यादा हो सकती है फल पर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो बीमारियाँ आपने बताई हैं इनका इलाज क्या है, किस तरह किसान इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं? जी, डिजीज़ का जो इलाज होता है उसमें सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी है वो है IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसमें हम कल्चरल प्रैक्टिसेस को फोकस करते हैं, यानी काश्ती अमूर को। इनमें जिस तरह मैंने आपको इनकी असबाब बताए, तो इसी में इसका इलाज पिना है, यानी हम उसकी काट छाँट करें, उसकी प्रूनिंग करें, उसका साइज़ ठीक रखें, नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से गुरेज करें। तो ये काश्ती अमूर हैं जिनमें से इन बीमारियों का तदारुक किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कि हमारा किसान IDM से, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट से वाकिफ़ होगा? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक वो उनको वाकफियत आगाही है, और हम गए बगए अपना प्रोग्राम, सेमिनार्स, अवेयरनेस सेमिनार्स हम करते रहते हैं। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स उनकी करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टाफ की, तो ये बात उन तक पहुंचती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर फरमाइएगा कि ऐसी बीमारियां जो IDM से मैनेज नहीं हो रही, उनके ट्रीटमेंट के लिए किसान क्या करें? हाँ जी, उसमें ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा मैंगो माल फॉर्मेशन। बटूर एक जो है ना मुस्तकिल एक ग्रोअर्स के लिए, आम के बागबान के लिए एक मुस्तकिल मसला है। इसका इलाज अगस्त सितंबर में एक फफूंद कुछ जहर जो सिस्टमिक को सरायत पजीर हो, उसका स्प्रे करने से कर सकते हैं, किसी हद तक उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आम के बागात को सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इक़साम के हशरात पहुँचाते हैं जो किसान के कंट्रोल से बाहर हैं, और यूँ महसूस होता है जैसे ये हशरात हमारे तहकीकी इदारों के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। आम के हशरात को कंट्रोल कैसे करना है, ये जानने के लिए हमें आबिद हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, जो हमें बताएंगे कि मैंगो इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं और इन्हें किस तरह कंट्रोल करना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जी, जब हम आम की बात करते हैं तो फ्लावरिंग सीजन में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कीड़े हैं
उनमें मैंगो हॉपर, मैंगो इन्फ्लोरेसेंस बीज हैं। अब मैंगो हॉपर के कंट्रोल के लिए चूँकि फ्लावरिंग हो रही होती है, वहाँ पे हम इंसेक्टिसाइडल स्प्रे रिकमेंड नहीं करते। हम उसकी मैनेजमेंट ऑफ सीज़न में करते हैं कि गर्मियों में दोपहर के टाइम और सर्दियों में सुबह के टाइम ये जो हॉपर है ये दरख्त के तनों के ऊपर बैठते हैं। अगर हम नैपसैक स्प्रेयर से, हाथ वाली मशीन से सिर्फ दरख्तों के तनों के ऊपर स्प्रे कर दें तो ये काफ़ी हद तक आम के तेले को कंट्रोल कर लेगा। इसी तरीके से मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिज, जिसको बूर की मक्खी का नाम दिया जाता है, उसका सबसे अच्छा तदारुक ये है कि ये प्यूपेट करती है सॉइल के अंदर। फरवरी मार्च में जब हम इरीगेट करते हैं तो इसके प्यूपे में से एडल्ट नहीं निकलता और ये मक्खी कंट्रोल में रहती है। फिर फल की डेवलपमेंट के दौरान मैंगो फ्रूट बोरर, जो कि एक न्यू इमर्जिंग पेस्ट है, उसका भी अटैक होता है। ये अपनी पहली नस्ल जो है वो बटूर के अंदर परवरिश पाता है, तो इसकी मैनेजमेंट में सबसे अहम रोल मैंगो मालफॉर्मेशन यानी बटूर की कटाई है और उसकी तलफी है। अगर हम उसको बर वक्त तलफ कर दें तो इसकी पहली नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी और फर्दर ये स्प्रेड नहीं करेगा। सर, फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन क्या वजह पाकिस्तान में आज भी ये एक डरावना ख्वाब है किसानों के लिए? फल की मक्खी के कंट्रोल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये किस किस फल पे हमलावर होती है। इसका होस्ट सिर्फ मैंगो नहीं है, इसका होस्ट थ्रू आउट द ईयर जामन भी है, मुख्तलिफ फल हैं, वहाँ पे ये आती है। तो यहाँ ज़रूरी है कि जो हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपना रहे हैं मैंगो के अंदर, वो थ्रू आउट द ईयर हम अपनाएं, क्योंकि जब हम इसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स, जब सर्दी का मौसम आता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी पॉपुलेशन नियर टू ज़ीरो होती है, अदरवाइज़ ये थ्रू आउट द ईयर हमारे बागात में प्रीवेल करती है। दूसरा, इसकी जो अडॉप्टेशन है ज़िम्मेदारों के अंदर, उन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की, वो बहुत कम है। कुछ ज़िम्मेदार तो इस पे अमल करते हैं कि वो गिरे हुए गले सड़े फल को इकट्ठा करके उनको तलफ करें, या सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, या प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का स्प्रे करें। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स वो निगलेक्ट करते हैं इन कामों को, क्योंकि वो आम के बागात को सेल कर देते हैं, और बेखर जो होते हैं वो इन चीज़ों का इतना इन पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा फल ख़राब होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मालूमात फ्राहम की किसानों को। आम अद्वियाती खसूसियात का हामिल फल है, जिसे माहिर खुराक मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। जिस्मानी थकावट और जहनी थकावट में भी आम का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स हजरात ज़ियाबतीस के मरीजों को आम खाने से मना करते हैं, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए खुशखबरी है कि अब पाकिस्तानी मार्केट्स में शुगर फ्री आम भी दस्तयाब होगा। जी हाँ, शुगर फ्री आम, जिसमें मिठास इंतहाई कम होगी। आइए आपको इसकी तफसील बताते हैं। इस वक्त भी हमारे फार्म पर जो है ना 40 से ज़्यादा मैंगो वैरायटीज़ अवेलेबल है, जिनमें से कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें शुगर कंटेंट लेवल्स कम है, कुछ लेट वैरायटीज़ हैं, कुछ अर्ली वैरायटीज़ हैं। जो शुगर कंटेंट लेवल्स की हमारे पास जो 3-4 वैरायटीज़ हैं, उन में मेन मकसद जो था कि जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि जो मैंगो है विच इज़ अ किंग ऑफ फ्रूट है, हर किसी का दिल चाहता है कि हम खाएं। तो उन्होंने इस मकसद ये था रिसर्च करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का कि हर बंदा जो है ना आम खा सके। उसमें शुगर कंटेंट लेवल सिंदरी और चौसा से 1/3 जो है ना वो कम है, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हमने 8-10 साल पहले किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट मैच्योर हो चुका है और हमने जो है ना वो मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रोडक्शन है कि हम लोकल भी हम सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट का अगर हमें वहाँ से किसी कोई भी अच्छा ऑर्डर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। और होपफुली अगर एक्सपोर्ट से जो है ना वो पाकिस्तान का एक जो नाम और जो आएगा वो दुनिया में मेरे ख्याल में एक हमारा वो ब्रेक थ्रू होगा कि हमने जो है ना पाकिस्तान ने शुगर लो लेवल्स मैंगो जो है ना वो सप्लाई शुरू इंटरनेशनल मार्केट्स में कर दिए हैं। पाकिस्तान में मैंगो सप्लाई चेन पर काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम क्वालिटी का मैंगो प्रोड्यूस नहीं कर सके और हमारी एक्सपोर्ट कम है। इस सेक्टर को हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। किसानों को बुनियादी ट्रेनिंग्स चाहिए। इसके अलावा किसानों को कोल्ड स्टोर चेन चाहिए ताकि वो क्वालिटी का मैंगो प्रोड्यूस कर सकें। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस।
आखिरी हिस्से में खुश आमदीद। साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए। साइम साहब, 18,000 ज़री रकबा LDA ने ग्रे डिक्लेयर कर दिया, यानी आप वहाँ बिल्डिंग्स बना सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बिन्यामिन साहब, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर ज़री रकबा तो पहले ही बहुत ना होने के बराबर था, और जो हमने लगातार हमारी टाउन प्लानिंग जा रही है, दुनिया से मुखालिफ जा रही है कि हमने जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे जा रहे हैं और डेट इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर अपने मुल्क के सरमाए के, गैर मुल्की ज़रिए मुआदला के, आप उन रिहायशी मनसूबों में जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, उनके आप बहकावे में आके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेट करते आ रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, रिमिटेंसेस को, तो उसका असर तो एक ये है कि आपके अंदर सरमाए की कमी हो रही है। दूसरी बात ये है कि लाहौर शहर जो है वो कराची का रूप धारता जा रहा है। कराची में क्या मसला था आपको कि आपके लिए ना ज़री रकबा है ना पानी था, लेकिन लाहौर में तो सब कुछ अवेलेबल था, ज़रखेज़ रकबा, पानी, लेकिन आपने लाहौर को कंक्रीट का शहर बना दिया है। साइम साहब, हुकाम का कहना है कि ये वो रकबा है जिस पे ऑलरेडी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, तो जब ये बन रही थी सोसाइटीज़ यहाँ और घर बन रहे थे, तो उस वक्त हमारे इदारे कहाँ थे? देखें, ये वो रकबा नहीं है जो लेटेस्ट इन्होंने इंक्लूड किया है। ये सारे का सारा अगर आप यहाँ से जाएँ कसूर रोड पे, उन्होंने ग्रे लिस्ट में किया है कुछ रकबा, बाकी रोडा का जो इलाका था जिसमें उन्होंने रकबा शामिल किया है, ये सारे का सारा आपका ग्रीन एरिया था। लाहौर में इस वक्त देखें, आप शुरू हो जाएँ, आप ठोकर के आसपास जितना एरिया था इसको सोसाइटी ने डिक्लेयर किया गया, सारा ज़री रकबा था। आज से 25-30 साल पहले चले जाएं, ये सारे के सारे ज़रखेज़ खेत थे। क्या मसला है, प्लानिंग नहीं है या लोग जो है वो खुद बेचना चाह रहे हैं ज़मीन के, जल्दी पैसा आ जाए? देखें, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के जो से आप कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मफादात, अपने जो से फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए ऐसी सोसाइटीज़ को अप्रूव करते जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, लोगों के पास कोई कारोबार करने को नहीं है तो वो क्या करते हैं, कोई रिटायरमेंट प्लान मिला, कोई सेविंग हुई, कोई बाहर से रेमिटेंस आई, उसको इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट है जी प्रॉपर्टी की, और इसी तरह अगर बनते रहे टाउन्स तो हमारी ज़राअत जो है वो मज़ीद मुतासर होगी। मुतासर तो ऑलरेडी हो चुकी है। साइम साहब, गन्ने की कीमत हुकूमत ने 425 रुपये फ़ी मन करने का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है इससे किसान को फ़ायदा होगा? देखें, पिछले साल की निस्बत गन्ने की कीमत में जो इजाफा किया है गवर्नमेंट ने, तकरीबन 40% इजाफा किया है। 300 थी और इसको 425 कर दिया। 40% इजाफा देखा जाए तो एक बड़ा इजाफा है, लेकिन जब आप कीमतें देखते हैं यूरिया खाद की, आप कीमतें देखते हैं बिजली के बिलों की, आप कीमतें देखते हैं डीजल की, और सबसे बड़ी बात ये, जब आप कीमत देखते हैं बाई प्रोडक्ट गन्ने की जो आपको वैल्यू एडिशन में मिल रही है चीनी की, तो उसकी कीमत में 60 से 70% इजाफा कम अज़ कम हो चुका है। इस हिसाब से देखा जाए तो फार्मर का मुतालबा जो सा किसानों का है कि गन्ने की कीमत कम अज़ कम जो सी है वो 475 रुपये होनी चाहिए, वो जायज़ मुतालबा है। साइम साहब, ये फरमाएं कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत को एक बड़ा ख़तरा है जिसे गाजर बूटी का ख़तरा कहा जा रहा है, ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमत इक़दाम भी कर रही है लेकिन ये कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। कहा जा रहा है कि 10 साल तक यही सिलसिला चलता रहा तो शायद हमारी खेती बाड़ी के लिए ज़मीन ना बचे, हर जगह पे गाजर बूटी हो। तो क्या कहेंगे, हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है? देखें, ये तो गवर्नमेंट ने इसमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी। गाजर बूटी पार्थीनियम की बात कर रहे हैं, ये ना सिर्फ जानवरों के अंदर मुँह खर की बीमारी पैदा करती है बल्कि इंसानों में अस्थमा, दमा का बहुत बड़ा मरकज़ है ये। और ये एक जो बीज निकलता है, एक पौधे पे हज़ारों बीज इसके होते हैं, उससे क्या होता है, ये लगातार फैलती आती है, परसिस्टेंट है बीज इसके, जैसे ही इनको ज़मीन में शामिल हो जाते हैं, नमी मिलती है, ये दोबारा ग्रो कर जाते हैं। अभी मैं पिछले कोई चंद माह पहले लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी रमादा में, जिसके अंदर जो कैबी वालों की तरफ से थी, कैबी का दायरा है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के तहत चल रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान में $200 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कई साल हो चुके हैं इसको, पार्थीनियम यानी कि गाजर बूटी के खात्मे के लिए। उसमें उन्होंने एक बायोलॉजिकल कंट्रोल दिया था, एक बीटल मुतारिफ करवाई है जो कि गाजर बूटी को खाएगी। अभी मेरा उसमें क्वेश्चन यही था कि अगर गाजर बूटी को बीटल खाएगी तो जब बीटल को की तादाद बहुत बढ़ जाएगी तो वो देकर फसलों में आ जाएगी। इसके मुताबिक उनकी राय थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि इसमें लेजिस्लेशन करवाएं। इस वक्त अक्सर इलाकों में, ख़ास तौर पर जो चावल के इलाके थे और कपास के इलाके थे, वहाँ सैलाब ने तबाही मचा दी है और फसलों का शदीद नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त तो अगस्त का महीना जारी है, अभी तो आपके पास जो मानसून है, जो पिछले साल तबाही मची थी वो सितंबर में हुई थी, लेकिन इस साल ये अर्ली सैलाब आ चुके हैं आपके, और जो दरियाओं के साथ, नालों के साथ इलाके थे वहाँ पर आपकी फसलें बर्बाद हुई हैं। अब बात फिर वही आती है जो हम बारहा कर चुके हैं कि कोई प्लान ही नहीं है इन क्लाइमेट चेंज को निपटने का, हम एड्रेस ही नहीं करते। हम स्वाय कॉन्फ्रेंस कराते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, शील्ड्स देते हैं, मेडल पहनते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, न्यूज़पेपर लगाते हैं, उठ के चले जाते हैं। यही हाल प्रोफेसर्स का, यही ब्यूरोक्रेसी का, यही हुकूमत का हाल है।
जनाब इसका तरीकाकार सबसे पहले ये है कि फार्मर्स को एतमाद में लेकर आप अपना क्रॉप कैलेंडर चेंज करवाएं। जी साहब साहब बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक डैम्स छोटे छोटे डैम्स नहीं बनेंगे ये पानी ऐसे ही तबाही मचाएगा। असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा बारिशों की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान भर में। जी सर फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। मौसम की सूरत हाल आने वाले वीक के दौरान इस तरह रहने का इम्कान है। पंजाब में मौसम अपर पंजाब में पार्टी क्लाउडी और बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला इनमें कोई मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जनूबी पंजाब में मॉडरेट सी बारिश का इम्कान है, जबकि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में साउथ बलूचिस्तान में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान जिसमें जलमक्सी, डेरा बुगटी वगैरह शामिल हैं, इनमें कोई मॉडरेट बारिश का इम्कान है। केपी में ज़्यादातर मौसम बारिश का होगा, लेकिन जो अपर केपी जिसमें पेशावर, मालाकंड वगैरह शामिल हैं, इसमें मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। नार्दर्न एरियाज़ और कश्मीर में बारिश का इम्कान है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। असलम साहब दर्जा हरारत क्या रहेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ता तो काफ़ी गर्म रहा है अक्सर इलाकों में। दर्जा हरारत की बात की जाए तो आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब की क्या सूरत हाल रहेगी? आने वाले वीक के दौरान फ्लड की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। तमाम मेजर रिवर्स उनमें किसी हाई फ्लड का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे चनाब, रावी, जेहलम, इनमें लो से मीडियम फ्लड तक आने का इम्कान है और बड़े फ्लड का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। जी असलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सैम साहब फरमाइएगा कौन कौन सी फसलें हैं जो लेट हो सकती हैं इन बारिशों की वजह से? देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी फसल लेट हो रही है वो तो आपकी हो रही है मकई। मकई की काश्त नहीं हो रही, ज़मीन की तैयारी नहीं हो रही, और मकई अगर फार्मर ने काश्त करनी है वो 2 महीने अपनी ज़मीन खाली तो नहीं रखेगा, तो मकई काश्त करेगा तो इसका जो असल में नुकसान होगा, मकई की फसल जब इसमें दाना बनेगा तो दाने की भराई नहीं होगी क्योंकि इस वक्त मौसम ठंडा हो जाएगा। और दूसरी बात है इस मकई की फसल में जो अब काश्त होगी बारिशों की वजह से 15 अगस्त तक, ये जाके नवंबर के एंड में तैयार होगी और उसके नतीजे में आपकी गंदम लेट हो जाएगी। जी साइम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।